हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट सेकंड के समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का पेपर सेकंड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने ग्रामीण परिवार के बारे में चर्चा की थी। आज पुनः हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है और आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण संयुक्त परिवार क्या होता है। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ग्रामीण संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। आदिकाल से ही यह हिंदू समाज व्यवस्था एवं ग्रामीण समाज की आधारशिला रही है। संपूर्ण ग्रामीण भारत में ऐसे परिवारों की बहुलता रही है जिसमें एक साथ 3 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, जिसमें दादा दादी, माता पिता, पुत्र और पौत्र साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है और जो सामूहिक रूप से आर्थिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा पूजा एवं उत्सव का आयोजन सामूहिक रूप से ही करते हैं। संयुक्त परिवार की परिभाषा में यदि हम इरावती कर्वे का नाम नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है संयुक्त परिवार पूरा नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं आपको श्रीमती इरावती कर्वे की परिभाषा बताती हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में इसे डिफाइन किया है। वो कहती हैं कि संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा बहुत सिंपल, बहुत सरल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और AR देसाई की परिभाषा पर दृष्टि डालते हैं। उनके अनुसार हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य अर्थात 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों और जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हों। ये परिभाषा है डॉक्टर AR देसाई की। अब एक और परिभाषा देखते हैं। वो परिभाषा है डॉक्टर दुबे की। डॉक्टर दुबे ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा, यदि कई परिवार एक साथ रहते हों तो उनमें निकट का संबंध हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, है ना, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई हैं। पहली श्रीमती इरावती कर्वे की, दूसरी डॉक्टर AR देसाई की और तीसरी डॉक्टर दुबे की। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली विशेषता है बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के अनेक सदस्य एक साथ रहते हैं। उनमें अन्य रिश्तेदार भी आ जाते हैं। तो जब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो परिवार का आकार कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, अर्थात परिवार के बड़े आकार का निर्माण करते हैं। दूसरी बात देखिए, सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अधिकांशतः एक ही मकान में निवास करते हैं। सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर पैतृक घर के पास ही एक या अधिक भाइयों द्वारा पृथक निवास बना लिया जाता है। अलग रहने पर भी उत्सव एवं त्यौहार पैतृक घर में ही मनाए जाते हैं। सामान्य। अब तीसरी विशेषता देखिए, सामान्य उपासना। प्रत्येक परिवार के अपने कुछ पूर्वज होते हैं, कुछ देवी देवता होते हैं। पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। चौथी विशेषता देखिए, सामूहिक संपत्ति। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की भूमि, मकान, पूंजी सामूहिक होती है। कोई भी अलग अलग नहीं करता, इसमें सब
का सामूहिक होता है। सभी व्यक्ति कमाकर सामूहिक खजाने में जमा करते हैं और परिवार में विवाह, जन्म, मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर होने वाले व्यय का सामूहिक कोष से ही भुगतान किया जाता है। तो संपत्ति कैसी रही? सामूहिक रही। सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार का अस्तित्व ही सहयोग पर टिका हुआ है। सहयोग के आधार पर ही परिवार अपने सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी कर पाता एवं आर्थिक इकाई के रूप में उत्पादन का कार्य संभव हो पाता है। कर्ता का सर्वोच्च स्थान, ये संयुक्त परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये छठी विशेषता मैंने आपको बताई है। भारतीय ग्रामीण संयुक्त परिवार पितृ प्रधान है। परिवार में पिता अथवा बाबा यानी वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार की देखरेख और नियंत्रण करता है, वही उसका मुखिया होता है। परिवार के अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और सभी को उसी के अनुशासन में रहना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपको 6 विशेषताएं बताई। एक और विशेषता बताती हूँ, पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य परस्पर अधिकारों और दायित्वों से बंधे होते हैं। बड़े छोटे पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो छोटे बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। संयुक्त परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को निभाता है। तो ये मैंने आपको बताया संक्षेप में संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं। अब संयुक्त परिवार के लाभ क्या हैं, फटाफट देख लेते हैं। संयुक्त परिवार में के कार्य या लाभ सब एक में ही हैं। संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज में अनेक उपयोगी कार्य करता है, जिससे समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ग्रामों में कृषि की प्रधानता के कारण तो संयुक्त परिवार का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि खेती का कार्य अकेले हो ही नहीं सकता, सारे लोग मिलकर के करेंगे तभी हो पाएगा। संयुक्त परिवार में ही बच्चों के समुचित लालन पालन में बड़ा सहयोग मिलता है। परिवार में दादा दादी सरलता से बच्चों की देख रेख में लगे रहते हैं। बीमारी है, कोई संकट है, ऐसे समय में अपने अनुभव के आधार पर छोटा मोटा इलाज ये स्वयं कर लेते हैं। तो इस तरह से दूसरा लाभ ये रहा। तीसरा देखिए, संयुक्त परिवार में सामाजिकरण का कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। बच्चा परिवार के विभिन्न सदस्यों के संपर्क में आता है तो प्रारंभिक शिक्षा उसकी वहीं से हो जाती है और मानवीय गुणों को वो भलीभांति सीख जाता है। एक और बात देखिए, एक और लाभ देखिए, संयुक्त परिवार श्रम विभाजन का भी बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता है। स्त्रियां गृह का कार्य करती हैं, कृषि से संबंधित छोटा मोटा काम करवाती हैं, तो पुरुष बाहर का काम जोखिम वाला कार्य करते हैं जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। बालक छोटे मोटे कार्य करते हैं। इस तरह से अपना अपना श्रम विभाजन बड़े अच्छे से इसमें हो जाता है। एक और लाभ देखिए इसका, आपत्तियों का बीमा होता है संयुक्त परिवार। यानी संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए विपत्ति के समय का बीमा है। बीमारी है, बुढ़ापा है, दुर्घटना है, शारीरिक मानसिक अयोग्यता है, ऐसे में परिवार ही भरण पोषण करता है, इलाज कराता है और संकट से उबारने का प्रयास करता है। वह विधवा, परित्यक्ता बहन बेटियों को भी संरक्षण प्रदान करता है। तो ये संयुक्त परिवार का बहुत अच्छा लाभ है, प्रकार है। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों पर अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और आदि का पालन कराकर संस्कृति की रक्षा करता है। तो ये भी संयुक्त परिवार का एक लाभ है। संयुक्त परिवार ही व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और उसके स्थान पर सामूहिकता को प्रोत्साहित करता है। सामूहिकता की भावना के ही आगे चलकर सदस्यों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत करती है। तो एक फ़ायदा ये भी है। एक और फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। छोटे बच्चों के साथ उनकी बोली में बोलकर सदस्य प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। और संयुक्त परिवार में उत्सव और त्योहारों का तो चलन ही है, चलते ही रहते हैं। बड़े परिवारों में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है तो समय का पता ही नहीं चलता है। एक और फ़ायदा बताती हूँ, एक और लाभ, संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक संरक्षण ही नहीं वरन सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। संयुक्त परिवार में समष्टिवादी समाज के निर्माण में योग दिया है। अपनी उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के कारण ही संयुक्त परिवार आज भी ग्रामीण समाज में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो ये मैंने कुछ आपको लाभ बताए हैं। अब देखिए, जहाँ इतने सारे लाभ हैं वहीं कहीं ना कहीं ड्रॉबैक
अर्थात दोष भी हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं संयुक्त परिवार के दोष क्या हैं। तो पहली बात देखिए, ये व्यक्ति की कुशलता में बाधक है। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में कमाने वाले और न कमाने वाले सबको समान सुविधाएं मिलती हैं। कार्य की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। परिवार आलसी और अकुशल लोगों का केंद्र बन जाता है। ये पहला इसका ड्रॉबैक अर्थात दोष है। दूसरा देखिए, संयुक्त परिवार में होनहार बालकों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सबके साथ बराबर समान व्यवहार होता है। या मूर्ख और बुद्धिमान सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार होगा, तो इसमें तो स्वाभाविक है कि प्रतिभा दब जाएगी। तीसरा देखिए, संयुक्त परिवार सदस्यों की गतिशीलता में भी बाधक है। परिवार का स्नेहपूर्ण वातावरण सदस्यों को घर छोड़कर बाहर जाने नहीं देता। परिणामस्वरूप सदस्यों की क्षमता घट जाती है। एक और बात देखिए कि संयुक्त परिवार में के सदस्यों बच्चों आय व्यय पक्षपात आदि को लेकर पारस्परिक द्वेष होते हैं, झगड़े होते हैं और स्थिति अच्छी नहीं होती, कलह की स्थिति हो जाती है। ऐसे संयुक्त परिवारों का जो एक और मुख्य दोष है वो है स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की काफ़ी दुर्दशा है। उन्हें कठोर नियंत्रण में रहना पड़ता है। कई बार तो गुलामों जैसा जीवन होता है। ऐसे परिवारों में स्त्रियों की स्वतंत्रता का बहुत हनन होता है, जिसका प्रभाव परिवार पर आता है। एक और देखिए, संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण गोपनीय स्थान का अभाव होता है। वो अपना जीवन जी नहीं पाते, है ना। संयुक्त परिवार में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं, समस्याएं, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है इत्यादि संयुक्त परिवार की वजह से उत्पन्न हुई हैं। जब संयुक्त परिवार के सदस्यों में परस्पर तनाव की स्थिति होती है तो संपूर्ण परिवार का वातावरण खराब हो जाता है, शुष्क और नीरस हो जाता है। तो संयुक्त परिवार में मुखिया की निरंकुश जो प्रवृत्ति है, स्वेच्छाचारिता है, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। परिणाम स्वरूप अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता छिन जाती है, जिससे उनका व्यक्तित्व दब जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको, है ना, संयुक्त परिवार का अर्थ बताया, संयुक्त परिवार की परिभाषाएं बताई, संयुक्त परिवार का विशेषताएं बताई, संयुक्त परिवार के लाभ बताए और संयुक्त परिवार के दोष बताए। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और फिर भी कोई क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। आप जैसे चाहें उस वैसे मिल सकते हैं, चाहे मुझे फ़ोन कर लें, चाहे मेरे ईमेल आईडी पे डाल दें और चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, चलिए अब कल नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।